हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इतिहास बड़ा चमत्कारी विषय है। इसको खोजते खोजते हमारा सामना ऐसी स्थिति से होता है कि हम खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पहले हम स्वयं से पूछते हैं, यह कैसे संभव है? 1500 वर्ष पहले इतना उन्नत और अत्याधुनिक ज्ञान हम भारतीयों के पास था, इस पर भी विश्वास नहीं होता। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आकर कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। वैसे भी सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा ही विलक्षण और गौरवशाली रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, एक वैभवशाली सुंदर शिवलिंग, इतना समृद्ध कि उत्तर पश्चिम से आने वाले प्रत्येक आक्रांता की पहली नजर सोमनाथ पर ही जाती थी। अनेक बार सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए, उसे लूटा गया। सोना, चांदी, हीरा, मानिक, मोती आदि गाड़ियां भर भर कर आक्रांता ले गए। इतनी संपत्ति लूटने के बाद भी हर बार सोमनाथ का शिवालय उसी वैभव के साथ खड़ा हो जाता था। ये बहुत विस्मयकारी इतिहास की एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन केवल इस वैभव के कारण ही सोमनाथ का महत्व नहीं है। सोमनाथ का मंदिर भारत के पश्चिम समुद्र तट पर है। विशाल अरब सागर रोज भगवान सोमनाथ के चरण पखारता है और गत हजारों वर्षों के ज्ञात इतिहास में इस अरब सागर ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। न जाने कितने आंधी तूफान आए, चक्रवात आए, लेकिन किसी भी आंधी तूफान चक्रवात से इस मंदिर को कोई हानि नहीं। इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है। यह बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह स्तंभ कब से यहां पर है एग्जैक्टली बता पाना तो कठिन है, लेकिन लगभग 6वीं शताब्दी से इस बाण स्तंभ का इतिहास में नाम आता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाण स्तंभ का निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ है। उसके सैकड़ों वर्ष पहले भी इसका निर्माण हुआ होगा। यह एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता एक बाण है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योति मार्ग। इसका अर्थ यह है, इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है, अर्थात इस समूची दूरी में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। संस्कृत में लिखे हुए इस पंक्ति के अर्थ में अनेक गूढ़ अर्थ समाहित है। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड नहीं आता। क्या यह सच है? आज के तंत्र विज्ञान की युग में ढूंढना संभव तो है, लेकिन उतना आसान भी नहीं। सन 600 में इस बाण स्तंभ का निर्माण हुआ था, तो भी उस जमाने में पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है। यह ज्ञान हमारे पुरखों के पास कहां से आया? सवाल यह है। अच्छा, दक्षिण ध्रुव ज्ञात था, यह मान भी लिया, तो भी सोमनाथ मंदिर से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी भूखंड नहीं आता। यह मैपिंग किसने किया, कैसे किया? यह है सबसे बड़ा आश्चर्य। सन 2008 में जर्मनी के विख्यात इतिहासविद जोसेफ श्वार्ट्सबर्गर ने यह साबित कर दिया कि ईसा पूर्व 2-2.5 हजार वर्ष पहले भारत में नक्शा शास्त्र अत्यंत विकसित था। नगर रचना के नक्शे उस समय उपलब्ध तो थे ही, साथ ही नौकायान के आवश्यक नक्शे भी उपलब्ध थे। भारत में नौकायान शास्त्र प्राचीन कला से विकसित था। संपूर्ण दक्षिण एशिया में जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के चिन्ह पग पग पर दिखते हैं, उससे यह ज्ञात होता है कि भारत के जहाज पूर्व दिशा में जावा, सुमात्रा, यवद्वीप को पार करके जापान तक प्रवास करके आते थे। सन 1955 में गुजरात के लोथल में 2500 वर्ष पूर्व के अवशेष मिले, जिसमें भारत के प्रगत नौकायान के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोमनाथ मंदिर के निर्माण काल में दक्षिण ध्रुव तक दिशा दर्शन उस समय के भारतीयों को था, यह निश्चित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में समुद्र में कोई अवरोध नहीं है, ऐसा बाद में खोज निकाला, या दक्षिण ध्रुव से भारत के पश्चिम तट पर बिना अवरोध की सीधी रेखा जहां मिलती, वहां पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया।
यह है सबसे बड़ा सवाल। उस बाण स्तंभ पर लिखी हुई पंक्तियों में आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग जिसका उल्लेख किया गया है, वह ज्योतिर्मार्ग क्या है? दरअसल जहाज के समुद्री मार्गों में रास्ते का भटकना आम सी बात है और 6ठी शताब्दी में रत्नों और कीमती पत्थरों के व्यापार का प्रमुख केंद्र सोमनाथ हुआ करता था। वहां से बेबीलोन, इजिप्ट, ग्रीस तथा दक्षिण एशिया के उस दौर के चंपावत, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम इत्यादि देशों में कीमती रत्नों का व्यापार हुआ करता था। मार्गों को पहचानने के लिए उस दौर के प्रकाश स्तंभ उतने उन्नत और कारगर नहीं हुआ करते थे, तो इसका हल उस सोमनाथ के बंदरगाह में दिशा सूचक के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें उस दौर में जो जहाज बेबीलोन, इजिप्ट और ग्रीस की तरफ व्यापार को रवाना होते, उन्हें दिशा सूचक के दाहिने ओर और जो कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम इत्यादि देशों की ओर जिन्हें रवाना किया जाता, उन्हें भारत के तट से लगते हुए जाना होता था। उस दिशा सूचक को मध्य केंद्र मानकर दोनों दिशाओं का विभाजन किया जाता और आज भी दुनिया के नक्शे में सोमनाथ से दक्षिण के ध्रुव के मध्य कोई भी जमीनी टुकड़ा नहीं आता। यह श्लोक के द्वारा नाविकों और पोतों का संचालन करने वालों को समझाने का एक सूत्र था, जिसमें व्यापारी दूसरे देशों से भी आते थे, उन्हें भी वापसी में आसानी होती थी और ऐसे दिशा सूचक लोथल, सूरत, अब का नाला सोपारा, जिसे पुरातन में शुरपारक बंदरगाह कहते थे, अन्य बंदरगाहों में भी हुआ करते थे, परंतु सहेजने में नाकाम और महत्ता धीरे धीरे कम होने के कारण वे समय के साथ ध्वस्त हो गए। उम्मीद करता हूं कि बाण स्तंभ के विषय में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।